मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे। और फाइनली आज एक्सपायरी के दिन जिस प्रॉफिट बुकिंग का डर था वो प्रॉफिट बुकिंग आ गई। आपने देखा आज कैसे 11,300 के लेवल तक गए। उसके बाद जिस तरह की गिरावट आई, एटलीस्ट सेकेंड हाफ में जिस तरह की गिरावट आई, वो आपको साफ दर्शाता है कि आज जो बड़ा मूव था वो दरअसल एक्सपायरी रिलेटेड मूव था। इसके लिए हमने देखा कि 11,100 के आसपास आके हम बंद हुए हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि 11,200 के आसपास काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जहाँ पे कल हम बंद भी हुए थे। तो वैसे माना जा रहा था कि अगर 11,200 को बंद तोड़ते हैं और डिसाइसिवली उसके नीचे जाके बंद होते तो कहीं ना कहीं ये सिग्नल जो काफ़ी बेरिश है। लेकिन क्योंकि आज एक्सपायरी रिलेटेड मूव है, इसके लिए सिग्नल को इतना बैरिश भी नहीं मानना चाहिए। अब काफ़ी हद तक कल के ऊपर डिपेंड करेगा कि कल क्या होता है, कि कल किस तरह के मूव देखने मिलते हैं। क्या ये एक्सपायरी रिलेटेड मूव खत्म होकर कल फिर से एक अप मूव देखने मिलता है, या फिर ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमने तोड़े हैं इसके चलते मार्केट में गिरावट देखने मिलती है। और ये काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे कैसे आते हैं। आज आप देखिए नतीजों के पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में करीब 0.5% के आसपास की तेज़ी थी। उसके पहले नो डाउट ये काउंटर काफ़ी चल चुका है, लेकिन अब नतीजे कैसे आते हैं ये देखना पड़ेगा। और इसके ऊपर कल मार्केट रिएक्ट कैसे करता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है देखने का, क्योंकि यही काफ़ी हद तक डिसाइड करेगा कि कल मार्केट में किस तरह का मूव जो है वो देखने मिलेगा। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है वो बैंकिंग और एनबीएफसी सेगमेंट है। एनबीएफसी में आज एचडीएफसी के जो नतीजे आए उसने शायद थोड़ा निराश किया है मार्केट को, जिसकी वजह से आपने देखा कि एचडीएफसी के स्टॉक में अच्छी खासी पिटाई देखने मिली। सिर्फ यही नहीं, उसके बाद अगर आप देखें तो खासकर जितने भी एनबीएफसीज थे उनमें गिरावट देखने मिली, बैंकिंग स्टॉक्स में भी गिरावट देखने मिली। और फाइनली देखिए बैंक निफ्टी करीब 425 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो संकेत हर जगह से गिरावट के ही है। डाउ फ्यूचर्स को अगर आप देखें तो वहाँ भी अच्छी खासी गिरावट जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली है। हम जब बंद हो रहे थे तब मेरे ख्याल से देखिए 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा था, तो उसको कहीं ना कहीं हम पचा के आज चल रहे हैं। बाकी मार्केट्स भी अगर आप देखें ना तो कैक डैक फुटसी सब जगह गिरावट है। एशियन मार्केट्स में भी गिरावट देखने मिल रही है। तो काफ़ी हद तक ग्लोबल क्यूज़ को हम पचा रहे हैं और साथ ही साथ एक्सपायरी रिलेटेड मूव जो है वो आपको आज मार्केट में देखने मिल रहा है। लेट्स सी कि कल क्या होता है, रिलायंस किस तरह का प्रदर्शन करता है और कितना सपोर्ट करता है मार्केट को। अगर रिलायंस ने सपोर्ट किया तो हम फिर से 11,200 11,300 के आसपास पहुँचेंगे। अगर रिलायंस ने सपोर्ट नहीं किया तो आप समझिए कल 11,050 का पहला स्टॉप लॉस, 11,000 तीसरा, और उसके बाद तो फिर 9,900 के आसपास का स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए। ये लेवल के साथ आपको ट्रेड करना है। लेट्स सी रिलायंस क्या करता है, उसके ऊपर ही काफ़ी हद तक दारोमदार रहेगा कि किस तरह का परफॉर्मेंस रिलायंस करता है। एंड देन लेट्स सी। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और पीयूष चांदेवर, चलिए इनका ही सवाल ले लेते हैं। एचडीएफसी और डेल्टा कॉप पे व्यू क्या है लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए क्योंकि पीयूष जी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पूछेंगे ना, डेल्टा कॉप तो मैं लेने की सलाह नहीं दूंगा भाई। डेल्टा कॉप रहने दीजिए, क्योंकि फ़िलहाल यार कितना इनका ऑपरेशंस कब तक पूरी तरह से शुरू होते हैं नहीं होते हैं, ये सब के ऊपर काफ़ी कुछ सवाल जवाब है। हालांकि क्योंकि गोवा है तो काफ़ी हद तक बोल सकते हैं कि हो सकता है कि इनके धंधे जो है काफ़ी हद तक जल्दी शुरू हो जाए, कि बिकॉज दैट्स अ हब। बट देन अगेन क्या सपोर्ट मिलेगा इनको, कितना मिलेगा, ये सब भगवान जाने। तो डेल्टा कॉप लॉन्ग टर्म के लिए तो लेने की सलाह मैं दूंगा नहीं। एचडीएफसी हाँ नो डाउट नतीजे थोड़े ढीले थे, इसका इम्पैक्ट आपको बाकी एनबीएफसी काउंटर्स में भी देखने मिला। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी होगी कि गिर के देखिए ऑलरेडी 1850 के आसपास एक काउंटर जो है वो आ चुका है। 50 वीक हाई 2,500 के आसपास है, यानी कि जिन लेवल्स पे था वहाँ से 700 रुपये के आसपास की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। तकलीफ़ें, अब एक प्रॉब्लम क्या होगा, अगस्त के महीने में याद रखिए वो जो मोनेटोरियम का केस था ना उसकी सुनवाई है। उसकी आखिरी डेट 31 अगस्त है, लेकिन उसके बाद उसकी सुनवाई, उसके पहले उसकी सुनवाई होनी है। अब काफ़ी हद तक बोला जा रहा है इंडस्ट्री के द्वारा भी कि भाई मोनेटोरियम आगे ना बढ़ाया जाए। नहीं बढ़ाया, वेल एंड गुड फॉर द कंपनीज, लेकिन बढ़ा दिया तो क्या, बढ़ा दिया तो इन कंपनीज़ के लिए थोड़ी दिक्कत होने वाली है। तो जब ये दिक्कतें होंगी ना, एक बात याद रखिए, तब इन काउंटर्स को ख़रीद लेना। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, इसके लिए अगर आप 3-6 महीने की बात कर रहे हो तो मैं आपको शायद खरीदने की सलाह नहीं देता। लॉन्ग टर्म के लिए जब आप सोचते तो ये जब भी होगा तब आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं। शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा पेन ले सकता है। चलिए अगला सवाल, अंकित अभयंकर, मिश्र धातु 1,000 शेयर 200 के भाव पे इन्होंने खरीदे हैं। देखिए मिश्र धातु मुझे काउंटर काफ़ी पसंद है, एक आपको बात बता देता हूँ। 200 के आसपास आपने खरीदा है, काफ़ी अच्छे लेवल पे खरीदा है। मेरे ख्याल से आपको जिस लेवल के लिए इस काउंटर को चेस करना चाहिए वो 240 के आसपास का है, उस लेवल के लिए इस काउंटर को ट्रेड कीजिएगा। फिलहाल 203 205 का लेवल अगर ये पार नहीं कर पाता है तो दिक्कत हो सकती है। तो आपने तो एकदम मेक और ब्रेक लेवल पे ले लिया है।
देखिए आगे क्या होता है। अगर यहाँ से 2-5 रुपये नीचे जाता है, 195 के आसपास जाता है, तो मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर से निकल जाना चाहिए, नहीं तो 240 के लेवल के आसपास के लिए आपको इस काउंटर को अप्रोच करना चाहिए। मुझे लगता है ये काउंटर फिर से उन लेवल्स के पास जाता हुआ दिख सकता है, काफ़ी बड़े चांसेस है। धवन जी सन फार्मा पे पूछे हैं, सन फार्मा क्रॉस वन आफ्टर लॉन्ग टाइम। अरे सर, सन फार्मा के कल रिजल्ट आने वाले हैं धवन जी, रुक जाइए, कल देखेंगे क्या होता है, नतीजे आ जाने दीजिए। वैसे ही बोलते कि नतीजे थोड़े कमज़ोर रह सकते हैं, लेट्स सी कि कैसे नतीजे आते हैं। एकदम ही कमज़ोर रहे तो आप क्या करोगे, कोई मतलब नहीं है, फिर एक दिन और रुक जाइए, इतने दिन रुकिए आप तो। कल देखते हैं कि सन फार्मा में क्या करना चाहिए। बट एक बात है कि वेट एंड वॉच मोड पे आपको रहना चाहिए सन फार्मा पे, इतना ये नहीं करना है। ओके, नवीन फ्लोरेन जय राजपूत पूछ रहे हैं 1 साल के लिए। देखिए एक्चुअली ना नवीन जी, कुछ समय पहले हम एक शो कर रहे थे, तब कुछ ऐसे स्टॉक्स बताने थे जिनको चाइना से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, चाइना से तो ट्रेड वॉर वो सब हो रहा है इसके, तो मैंने उसमें SRF चुना था। एक्चुअली मैं ये पूरे केमिकल स्पेस में कोई ना कोई स्टॉक चुनना चाहता था, तो मेरे नज़र में नवीन फ्लोराइन भी आया था, लेकिन नवीन फ्लोराइन तभी काफ़ी चल चुका था, अभी भी ये 1700 1750 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। बात ये है कि ये काउंटर काफ़ी चल चुका है, अगर ये चला नहीं होता ना तो मैं आपको बोल देता था कि आँख बंद करके ले लीजिए, क्योंकि स्टोरी जो है बहुत अच्छी है पूरे साल में, लेकिन 73% चल चुका है। लेना चाहते हैं, रिजल्ट भी अच्छा है, एक बात बता देता हूँ आपको, इस कंपनी के नतीजे भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कुछ डिस्काउंट हो चुका है अब इस काउंटर में। प्रॉब्लम ये है, थोड़ा नीचे अगर आता है ना ये काउंटर, तो मेरे ख्याल से आपके पास फिर ख़रीदारी के अच्छे मौके होंगे। वैसे तो देखिए 1600 के आसपास अगर आए ना तब ख़रीदना, थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए, कल अगर वापस भाग जाए तो बोल नहीं सकते, लेकिन थोड़ा अगर लंबी अवधि के लिए आप सोचें तो थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए, फिर एंट्री कीजिए। फंडामेंटल स्टोरी अच्छी है, लेकिन काफ़ी चल चुका है, इसके लिए मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ, नहीं तो मुझे कुछ कंपनी से प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल स्टोरी काफ़ी अच्छी है इनकी, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो पैसे बनेंगे। बट देन फिर वही होगा कि अगर आपने ज़्यादा ऊपर ले लिया और नीचे चला गया तो आप बोलोगे यार निकल गए, इसके लिए प्रॉब्लम हो गई, तो इसके लिए नीचे जाएगा तब ले। वसीम शेख JK पेपर, अरे सर जी पेपर स्टॉक से दूर रहिए फ़िलहाल तो। देखिए अब एक बात समझिए, ये पेपर स्टॉक्स चले क्यों थे, मुझे याद है 150 के लेवल के आसपास तक गया था ये JK पेपर, अभी क्या लेवल पे चल रहा है मेरे ख्याल से फ़िलहाल उसके तो काफ़ी नीचे चल रहा है, 95 के आसपास। मैं आपको माफ़ कीजिएगा, तभी भी यही कहता था कि पेपर की स्टोरी जो है ये बहुत लंबी चलने वाली है। आई मीन लंबी मतलब ये आपको इतने जल्दी ये नहीं होगा कि भाई पेपर स्टॉक में हाँ भाई वो प्लास्टिक बंद हो गई तो पेपर चालू हो गया और पेपर वालों को इतना फटाफट ऑर्डर मिल गया, अचानक से स्टोरी बदल गई, ऐसा नहीं होता है सर। एक इंडस्ट्री को ख़त्म करना और उसको रिप्लेस करना दूसरी इंडस्ट्री से, इतना जल्दी वो नहीं हो पाएगा, उसको समय लगेगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे ये होगा, लेकिन इसको काफ़ी समय लगेगा। आप ही सोचिए, प्लास्टिक इंडस्ट्री बंद कर दी तो कितना अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, बाकी चीज़ें तो दूर की बात है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना होगा ये तो आपको सोचना है। नो डाउट एनवायरनमेंट के लिए वो हार्मफुल है, रिप्लेस होना भी चाहिए, लेकिन उसको समय लगेगा, बहुत लंबी स्टोरी है ये। आज लेके 10 साल तक रुक सकते हैं तो शायद आपको कुछ ऐसा मिल जाए कि भाई यहाँ से JK पेपर डबल हो गया क्योंकि प्लास्टिक को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया। काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, HUL ले लीजिए और काफ़ी सारी कंपनीज़ है, मेरे ख्याल से जैक डैनियल भी बोल चुका है कि हम लेकिन उनका तो इशू अलग था, लेकिन HUL जैसे काफ़ी सारी कंपनीज है जो ऑलरेडी बोल चुके हैं हम प्लास्टिक को रिप्लेस करेंगे। तो आप सोचिए कि पेपर का रिप्लेसमेंट होना है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इस इंडस्ट्री को शिफ्ट होने में। शिफ्ट तक रुक सकते हैं तो व्यू पॉजिटिव है, शिफ्ट तक नहीं रुक सकते हैं तो 95 के आसपास ये है, नीचे 5 रुपये का स्टॉप लॉस रख लीजिए, ऊपर 100 के आसपास सबसे इंपॉर्टेंट इसका रेजिस्टेंस जोन है, नीचे 93 का सपोर्ट, तो 93 100 रुपये के बाद 108 रुपये, ये आपका ट्रेड होना चाहिए। 93 अगर छूट जाता है तो निकल जाइए इस काउंटर से, सीधी बात है। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं, और यहाँ पे RBL बैंक पे हिरेन पटेल पूछते हैं कि RBL बैंक पे करना क्या चाहिए। ओके, RBL बैंक फिलहाल कहाँ ट्रेड कर रहा है, लेवल देख लें एक बार सर जी। मेरे ख्याल से ये अच्छी खासी तेज़ी के बाद, हाँ देखिए 170 180 के आसपास एक काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ज़्यादा बुलिश में इस काउंटर पे कभी था नहीं और कभी रहूँगा भी नहीं, है ना, उनकी दिक्कतें अपनी हैं, इसके लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेड कीजिएगा इस काउंटर पे, ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन कल के लिए मेरे ख्याल से बैंकिंग काउंटर्स में शायद एक पॉजिटिव ट्रेड बन सकता है, अगर बनता है तो सबसे पहले तो 200 का लेवल इस काउंटर में देखिए, अगर 200 का लेवल काउंटर ट्रेड कर पाता है कि नहीं, तो 200 पहला आपका टारगेट होना चाहिए, 150 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए, इनफैक्ट 160 का ही रख लीजिए, ज़्यादा डीप मत जाइए, 160 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। 200 के लिए इस काउंटर को आप ट्रेड कर सकते हैं, ये लेवल ठीक ठाक रहेंगे। उसके बाद देखते हैं कहाँ तक जाता है, अगर गया तो वेट एंड वॉच, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक रखना, थोड़ा इतना ही चाहता हूँ मैं। ओके,
अगला सवाल, कैडिला 350 पे 200 शेयर, 350 मेरे ख्याल से आजकल में सर आपने लिए 1-2 दिन में। काउंटर अच्छा है, फार्मा काउंटर वापस फ्लेवर बन रहे हैं। देखिए होता यही है, मार्केट में जब गिरावट आती है ना तो देखिए डिफेंसिव्स पे लोग जाते हैं, तो इसके चलते आप देख रहे हैं कि फार्मा स्टॉक्स हो, आईटी हो, एफएमसीजी अब चला नहीं लेकिन ये स्टॉक्स ज़्यादातर चल रहे हैं। इसके पहले भी आपने देखा था जब मार्केट में गिरावट आई थी तो ये 2 सेक्टर काफ़ी चले थे। अगर फिर से यही स्टोरी रिपीट होने वाली है, अगर मार्केट यहाँ से गिरता है ना सर, तो एक बात याद रखना, यहाँ से कैडिला आपको 50 रुपये दे के जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से चलता है तो शायद कैडिला आपको यहाँ से नीचे के लेवल्स भी दिखा सकता है, ये मैं आपको साफ कह देता हूँ। देखिए कल क्या होता है, अगर यहाँ से गिरावट फिर से एक बार शुरू होती है तो 350 के आसपास का आपकी खरीदारी 350 के आसपास की है, तो मेरे ख्याल से फिर आपको निकल जाना चाहिए अगर यहाँ से गिरावट शुरू होती है। मीडियम टर्म के लिए बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा 1-2 महीने के लिहाज से। अगर गिरावट शुरू नहीं होती, यहाँ से अपटेक देखता है तो शायद 380 के आसपास के लेवल ये काउंटर आपको दिखा सकता है। तो ऐसा ट्रेड आपको लेना है, ये आपको याद रखना है कि देखिए मार्केट कैसे चलता है। मार्केट अगर यहाँ से आपको लग रहा है कि गिरेगा तो शायद कैडिला आपको ज़्यादा बेटर रिटर्न देके जा सकता है, या फिर कोई भी फार्मा काउंटर जो है आपको ज़्यादा बेटर रिटर्न देके जा सकता है, क्योंकि डिफेंसिव है तो डिफेंसिव ज़्यादातर ऐसे मार्केट में काफ़ी अच्छे चलते हैं। इसके लिए ओम प्रकाश पटेल, येस बैंक, कैन यू बाय अराउंड 11-12? सर ये है ना आपने एक ऐसा सवाल पूछ लिया है ना कि इसका जवाब देना काफ़ी मुश्किल है। अब नो डाउट 12 रुपये के आसपास एक रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क ले सकते हैं, मैं यही बोलूँगा। मुझे इस काउंटर का भाव 10 रुपये भी नहीं लगता है, सही बोलो तो। इतनी सारी प्रॉब्लम है इस कंपनी में, क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान जाने। अब आप जब लोगों को, इन्वेस्टर्स को बड़े बड़े कन्विंस नहीं कर पाए कि 20 रुपये में मेरा फंड रेजिंग कर लो, तो हम और आप क्या चीज़ है, तो दिक्कतें ख़त्म होने को टाइम लगेगा। 12 रुपये के आसपास है। क्यों मैं सिर्फ बोल रहा हूँ लेने का रिस्क, क्योंकि इसके पहले एफपीओ के पहले ये अच्छे खासे 20 रुपये के ऊपर स्टॉक था। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ये इस टाइप की जितनी कंपनीज हैं जिस रेट पे पैसे जुटाए हैं उस रेट के ऊपर कभी जा ही नहीं पाई है। भले इसके पहले देखो जब इसने पैसे उठाए थे, वोडाफोन देखो जिस रेट पे उन्होंने पैसे उठाए थे, तो इनके साथ दिक्कत ये है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत रहने वाली है। तो अगर आप लेना चाहते हैं इन लेवल पे लीजिए, लेकिन एक 12 रुपये पे ले लीजिए, 11 रुपये का स्टॉप लॉस लगे, ख़त्म, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके नीचे जाता है तो भाई इससे ज़्यादा लॉस झेलना नहीं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है काउंटर कहाँ जाएगा। ऊपर फिर देखिए 15 रुपये 16 रुपये के आसपास जाता है तो 4 रुपये आप ले सकते हैं, लेकिन 1 रुपये का स्टॉप लॉस रखना, इतना याद रखना, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना सर जी, है ना। चलिए इसी नोट पे आप विदा लेते हैं, कल आपके साथ फिर इसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे आपके बच्चे कुछ सवालों का जवाब देने के लिए। शाम को हमारे साथ जुड़ेगा तो रिलायंस के जो नतीजे आएंगे उसका पूरा विश्लेषण जो है आपको CNBC आवाज़ पे देखने मिलेगा। कल सुबह आपको बताएंगे कि ग्लोबल क्यूज़ कैसे हैं, ग्लोबल मार्केट से कैसे ट्रेंड देखने मिल रहे हैं, इंडियन मार्केट्स को आपको कैसे ट्रेंड करना है, और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ पे आपको नज़र रखनी है। तब तक के लिए सी यू एंड गुड बाय।